स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल जर्नी विद नेहा। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, जो कि बहुत ही हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो जो सब्जेक्ट रहने वाला है एज यूजुअल बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, जो कि 6th चैप्टर है स्टाफिंग। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को ईजिली समझ लेंगे। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगी मैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टाफिंग की अगर मैं आपको बताऊं बात, तो ये किससे रिलेटेड है? सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट से। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड होता है। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज पढ़ाऊँ, और मैंने बताया हुआ है आपको कि मैं किस बुक से कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ये बहुत ही एक ऑथेंटिक बुक है जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें दे रखी। तो जो हमारा स्टाफिंग प्रोसेस होता है, क्या होता है? पुटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट वर्क, है ना। जो सही जो स्किल्स जिसके अंदर हैं उसको वैसे काम में उस काम में डाला जाए, है ना। तो ये चीज़ें हो गई स्टाफिंग के अंदर। क्या सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग प्रोसेस सारा इन्वॉल्व होता है आपका स्टाफिंग के अंदर। नेक्स्ट आते हैं आपका आता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होगा? सर्च क्वालिफाइड पीपल्स को सेलेक्ट फाइंड किया जाता है, फिर क्या किया जाता है? उनको रिक्रूट किया जाता है। एनालिसिस जॉब, इसमें क्या किया जाएगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी जो जॉब से रिलेटेड है, और फिर प्रिपेयर किया जाएगा एक जॉब डॉक्यूमेंट, या फिर एक इन्फॉर्मा तैयार किया जाएगा, एक डिस्क्रिप्शन के हमें इस तरह की स्किल्स का व्यक्ति चाहिए, जिसके पास ये डिटेल्स या फिर स्किल्स हैं या फिर जो डिग्रीज हैं जो मांगी गई हैं वो पूरी करता हो, वो आए अपना इंटरव्यू दे और जो सही लगेगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ये किसके अंदर है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर है ना। क्योंकि जो स्टाफिंग का पार्ट है क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? आपकी सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, और क्या इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं आपके एम्प्लॉयज़ को, राइट। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। और क्या क्या? लेबर रिलेशंस, आपस में एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? स्टाफिंग के अंदर। अगर मैं बात बताऊं, जैसे कि कोई आपका छोटा सा अगर मैं बात बताऊं, आप गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है? वहाँ पे भी तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही तो वर्क करता है। कैसे? एक जो हेड होगा, मैनेजमेंट होगा, वो क्या सेलेक्ट करेगा आपने कि कोई 8 आवर्स या उनके 6 आवर्स वर्क कर सके, और वो कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो, लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर सके अपनी बातों से, जिससे कि लोग परचेस करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या होगा? ये तो हो गया एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, जिसमें क्या है सारी चीज़ें डिग्रीज या स्किल्स नहीं देखी जाती, बस ये कि आपको कम्युनिकेट करना अच्छे से आता हो और लोगों को अपने प्रभाव में ले लो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या हो, सेल आउट हो सामान। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी ये भी देखी जाएंगी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके से बिहेव करते हो। हम शॉप के अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं देखूँ तो आप ले सकते हो कोई बैंकिंग रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हो। उसमें क्या देखा जाए, अलग अलग ग्रुप डी के होंगे। आप जैसे कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें क्या अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट की जॉब्स निकलती हैं, तो वो भी तो एक मैनेजमेंट के थ्रू ही हो रहा है ना। उसमें क्या एक पूरी कमेटी होगी, वो क्या बनाएगी, अलग अलग परफॉर्मा बनाएगी कि हमें क्या ग्रुप डी के लिए क्या 10th-12th वाले स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उसके ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, हाइट वेट जो भी होता है सारा दे रखा होता है। तो ये सारा आता है आपका स्टाफिंग के अंदर। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो वो पढ़ लेंगे। स्टाफिंग जो मेनली इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक परफेक्ट एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है जिसकी इसको नीड है जिस काम के लिए। ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, है ना। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। हायर परफॉर्मेंस रहता है जब आप
जो जिस काम के लिए कैपेबल है उस एम्प्लॉय को उस काम में डालोगे तो क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकलेगा। और जो स्टाफिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैसे है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इस तरीके से है स्टाफिंग कि आप किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं डालते हो विदाउट कंसीडर कि वो किस चीज़ के लिए कैपेबल है। सबसे पहले क्या जानो आप, स्किल्स जानो। जैसे कि किसी ने फाइनेंस से कुछ डिप्लोमा किया है तो उसको फाइनेंस मार्केटिंग के अंदर या फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर डालेंगे। किसी ने मार्केटिंग का किया है तो उसको मार्केटिंग, अगर इनको एक्सचेंज कर देंगे तो ये अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और जो आपका एम्प्लॉयज़ का यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट होगा या परफॉर्मेंस होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत कम होगा, अच्छा नहीं होगा। इसीलिए क्या ज़रूरी है, स्टाफिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या करता है, जो प्रॉपर स्टाफिंग होती है वो क्या करती है, जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करती है अमंग एम्प्लॉयज़। किस तरीके से? थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्ड ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एम्प्लॉयज़ ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना, अपने फील्ड के अंदर, तो उनको रिवार्ड दिया जाए या फिर उनको अलग से ऑनर किया जाए, उनका नाम लिया जाए। तो ये क्या है, रिवार्ड्स ही है, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ेगा और वो अपना परफॉर्मेंस और अच्छे से दे सकेंगे। नेक्स्ट है आपका, स्टार्ट करते हैं हम स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो फर्स्ट जो है वो है आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा कि आपको जो मेनली जो एम्प्लॉयज़ की नीड है वो कितनी है, आपको किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस तरह का आपको लेबर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला स्टेप जो होगा स्टाफिंग के अंदर, वो आप क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे मेन पावर के रिक्वायरमेंट्स को कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका रिक्रूटमेंट। किस तरीके से, अब आपने एस्टिमेशन तो कर लिया मेन पावर का, किस तरीके के आपको रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद क्या करोगे, रिक्रूट करोगे ना। उसके बाद क्या होता है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, क्या होगा उसमें, पहले क्या होगा, एस्टिमेशन होगा आपकी मैन पावर का। उसके बाद क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगी। रिक्रूटमेंट पे क्या होगा, आप सर्च करोगे कि आपको किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, है ना। क्या करोगे, आप फॉर्म्स निकालोगे, आप वैकेंसीज निकालोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे कि हमें इस तरीके का ये जॉब वैकेंसीज हैं, हमें जो इन स्किल्स को पूरा करता हो, जो जिनके पास ये स्किल्स हैं जो दी गए फॉर्म में दी गई हैं, जो स्किल्स उनको पूरे करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट स्टार्ट करोगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा बेस्ट एम्प्लॉय रहेगा इस काम के लिए। चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। बहुत सारे लोग होंगे जो अप्लाई करेंगे। अगर हम देखें इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ अगर 30,000 वैकेंसी निकलती हैं पुलिस कांस्टेबल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब वैकेंसी निकलती हैं, 30,000 वैकेंसी हैं, लेकिन फॉर्म कितने फिल होते हैं, 52 लाख, 53 लाख, 60 लाख, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, बहुत बड़ा एक इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। खैर ये तो अलग ही टॉपिक है डिस्कशन का, ये फॉर द एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए ये चीज़ें समझा रही हूँ जो कि हम कनेक्ट कर पाएँ अपनी रियल लाइफ से। सिलेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें से हमें परफेक्ट वन सेलेक्ट करना होता है। परफेक्ट वन सेलेक्ट करने के चक्कर में बहुत सारे लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं, बेरोजगारी को फेस करते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारे देश की, बहुत बड़ी एक चिंता है, बहुत बड़ा एक पॉइंट है। बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कि ग्रुप डी के अंदर बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं।
अब आप सोच सकते हो कि जो हमारी बेरोजगारी है अंतिम चरण पे चल रही है, बहुत हाई लेवल पे। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। अब क्या हो गया, हमने पढ़ लिया क्या, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, फिर क्या किया, रिक्रूटमेंट किया, फिर क्या किया, सिलेक्शन किया। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी स्टाफिंग के प्रोसेस, सॉरी स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। तो अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं उनके टाइप्स कितने कितने होते हैं, किस तरीके से, कौन कौन सा टेस्ट, सॉरी किस किस तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं स्टाफिंग का सेलेक्ट, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सिलेक्शन के लिए किस तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं। थोड़ा सा हम्बल हो जाता है, आप थोड़ा मैनेज करना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, आप फैक्ट्स पे थोड़ा काम करिए, जो प्रॉब्लम है उनको थोड़ा इग्नोर करिए। नेक्स्ट है आप सबसे पहला जो हमारा टाइप है सिलेक्शन टेस्ट का, वो है आपका इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें क्या, आपकी जो इंटेलिजेंस है, क्वेश्चन ऑफ द इंडिविजुअल, उसको टेस्ट किया जाता है ना। जैसे कि क्या होता है, स्कूल टीचर सेलेक्ट करने के लिए भी तो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, है ना। पर्सनल लर्निंग एबिलिटी, इसको क्या देखा जाता है कि इसकी इंटेलिजेंस किस तरीके है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, उसकी न्यू स्किल्स लर्न करने की जो कैपेसिटी है उस पर, पोटेंशियल पर वर्क किया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें किस तरीके से, जैसे कि कोई मेनली किसी काम के लिए सीए को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या दिया देखा जाता है, एम्प्लॉयज़ या जिस किसी भी हम पर्सन की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसके लिए जो टेस्ट किया जाएगा, जो कि सिलेक्शन टेस्ट है, उसमें हम करवा रहे हैं जो तीसरे नंबर का टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हम रिक्रूट करने जा रहे हैं या सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कहीं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो जाता, या फिर बहुत ज़्यादा रूड तो नहीं है। क्योंकि अगर रूड होगा तो जो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कॉपरेशन होगा उसको डिसमिस कर देगा, पूरा माहौल गंदा हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा। गोल वोल तो अचीव करना भाड़ में गया, पहले तो कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हीं को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम फेस ना करें, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पर्सनैलिटी टेस्ट को कंडक्ट करा लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा रहेगा अगर हम कोई भी काम करवाएंगे तो। जैसे कि आपने सुना हो, अभी आप 12th में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, है ना, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए बताती हूँ कि अब तो इंटरनेट है, पहले ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती थी कि कंपटीशन में किस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अब तो सभी बच्चे जानते हैं। तो क्या होता है, आप कंपटीशन के अंदर देखते हो कि तरह तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं। बैंक के लिए क्या होता है, जो आपका एग्ज़ाम होता है इस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। टाइम पहले तो रीजनिंग और मैथ होता है, उसके अंदर इंग्लिश होती है और जीएस होती है ना, कंप्यूटर भी आई थिंक होता है ना। तो उसमें क्या होता है, रीजनिंग और मैथ्स के इतने टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, इतने लेंदी, टिपिकल भी ना कहूँ तो मैं, लेंदी बहुत, कैलकुलेशन बहुत होती है उनके अंदर, कैलकुलेशन बहुत होती है, और 30 या फिर 20 सेकेंड्स दी जाती है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर निकालना स्टूडेंट्स को जो अप्लाई कर रहे हैं, इसका जो मेन टारगेट होता है इस तरीके का फॉर्मेशन करना किसी भी पेपर का, वो मेन मुद्दा ये होता है कि बैंक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं अपना काम करवाने। अगर कोई बच्चा इस स्पीड के साथ इस टेस्ट को क्लियर कर लेगा तो वो उतनी ही जल्दी जितने भी कस्टमर आएंगे बैंक के अंदर उनको भी क्लियर कर देगा, और भीड़ नहीं बढ़ने देगा बैंक के अंदर, जल्दी जल्दी सारे काम करता जाए। इसीलिए ये सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उनका एक मोटिव होता है। आपकी नॉलेज को टेस्ट करना तो होता ही है, बट आपकी पर्सनैलिटी को भी चेक करना होता है, आपके रूडनेस को भी चेक करना होता है। वो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट तो पहले से ही इनको पता होता है, क्वालिफिकेशन सबसे पहले मैंडेटरी होती है उसमें फिलअप करने की, कि आप ग्रेजुएट हो या फिर जो भी स्किल्स आपकी, जो भी डिग्रीज मांगी जाती हैं वो पहले ही फॉर्म में फिल करवा ली जाती है। तो ये रहा, मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी टेस्ट कि वो जो जिस काम के लिए हम एम्प्लॉय को या जिस व्यक्ति को रिक्रूट कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं वो उस लायक है कि नहीं,
उस चीज़ को हैंडल कर पाएगा या नहीं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है कि थोड़ा सा भी बर्डन आया या बॉस ने डांट दिया, कुछ गड़बड़ कर दी तो रोने धोने पे आ जाए, मरने मारने पे आ जाए, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए पहले ही हम सारे टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि जो आपने फिलअप की है उसको हम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर आता है यूज फॉर सेलेक्टिंग द इंटीरियर डेकोरेटर। इंटीरियर डेकोरेटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो गया कि आपको इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कोई चाहिए, तो उसमें क्या होगा, आपकी क्या चीज़ें इंटरेस्ट को टेस्ट किया जाएगा कि जो आपने भरा है उसमें कितना क्या इंटरेस्ट है, आप उस काम को अच्छे से करवाओगे कि नहीं। तो मेनली जो इसकी जो सिलेक्शन के टेस्ट हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी क्वालिफिकेशन को, आपकी स्किल्स को, आपके इंटरेस्ट को, आपकी मैच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं, ये जानने के लिए कि आप पर्सन कैसे हो, और जो स्किल्स आपने फिलअप की हैं या जो आपने डिग्रीज फिलअप की हैं वो आप में है भी या सिर्फ दिखाने के लिए। अगर आप, और ये चेक करने के साथ साथ जो सबसे बेस्ट करता है स्कोर या फिर जो सबसे बेस्ट अपना रिजल्ट देता है उसको सेलेक्ट करते हैं। ये सभी जगह अप्लाई होती है ये चीज़। बात करें करप्शन की, तो करप्शन एक रेयर और एक एक्सेप्शनल केस है जिससे पैसे देके कोई भी अपना क्या करता है, अपनी जगह बना लेता है। ये थोड़ा डीप पॉइंट है और एक सेंसिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं हम, बट इसे फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट, राइट। अगर अगर हम बात करें इसके क्या चल रहे थे, इसके टाइप्स चल रहे थे जो कि मैंने बताया आपको। अब क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा आपका, लास्ट भी पॉइंट रहता है, इंटरव्यू पे ही सारी कहानी डिपेंड होती है। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया, फॉर्मल एक डेप्थ कॉन्वर्सेशन होता है जो रिक्रूट करेगा आपको, है ना। उसके बीच और आपके बीच क्या होगा, एक कम्युनिकेशन होगा, एक डिस्कशन होगा सारी चीज़ों को लेके। तो अगर वो आपका अच्छा जाता है, खुश हो जाता है बॉस, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं बनता। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन डिसीजन, है ना। इससे पहले अगर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। बैकग्राउंड चेक्स में क्या होगा, गेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। बहुत सारी इंटरनल क्या नहीं इन्फॉर्मेशन निकाली जाएंगी एम्प्लॉय, जैसे कि पता चल सके कि पहला इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। कहीं अगर दूसरी जगह काम करके आया है तो वहाँ कॉल्स किए जाएंगे, वहाँ जाकर पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति का, जैसे हम रिक्रूट करने वाले हैं, इसका बिहेवियर कैसा रहा, इसका पास्ट कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं इंटरव्यू के बाद। फिर क्या, सिलेक्शन डिसीजन। डिसीजन लिया जाता है कि हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं, है ना। नेक्स्ट है रेफरेंस चेक होता है किसके अंदर, सिलेक्शन डिसीजन के अंदर। वो क्या लेके आएगा, एक अपना रिज्यूमे लेके आएगा या फिर पिछला जो उसको पॉइंट्स दिए गए होंगे वो उनको चेक करेंगे। रेफरेंस चेक, किसी रेफरेंस से आया है, एक कंपनी से दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ, किसी ने रेफ़र किया, किसी ने बोल दिया कि अच्छा एम्प्लॉय है, आप इसे रिक्रूट कर सकते हो, तो क्या वो रिक्रूट कर लेगा, सोचेगा या फिर कर लेगा। नेक्स्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि उसके ही सर मर दी जाए जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या, मेडिकल आपके एग्जामिनेशन होंगी। ज़रूरी नहीं कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आए, वो तो एक मजाक की बात हो गई, बट ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं कि कोई ही हम ऐसे केस में डाल दें, कोई ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति है, बीपी हाई लो का प्रॉब्लम है, तो कोई सेंसिटिव केस आ जाता है तो उसको फेस करने में कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जिसे आप अपॉइंट कर रहे हो। ये सरकारी नौकरियों में भी बहुत ज़रूरी है, ये तो होता ही होता है। प्लस जितने भी हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हैं उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छे लेवल से मतलब है जिनकी जो फंक्शन है वो प्रॉपरली हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है जॉब ऑफर। फिर क्या करोगे आप, ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद करोगे जॉब ऑफर, कि हम आपको ऑफर करते हैं, जॉब लीजिए। अगर वो एग्री करता है, बाई चांस एम्प्लॉय का डिसीजन चेंज हो गया, तो क्या होगा, हो सकता है वो उसको कैंसिल कर दे के, रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं चाहिए अब जॉब, बहुत सारे टेस्ट करवा लिए, अब नहीं चाहिए जॉब। बट ऐसा नहीं है, वो ज़रूर लेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है हमारे इंडिया के अंदर। अगर मैं मेनली इंडिया की बात करूँ कि बेचारे लोग
फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का क्या मकसद है किसी भी आपके पर्सन का या फिर इंडियन सिटीजन का, कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ओल्ड हो यंग, क्यों जा रहे हैं विदेशों में? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अच्छा अर्न कर रहे हैं वो। यहाँ पे क्या अर्निंग बहुत कम है बट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, और महंगाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि हवा से भी तेज़ जो दौड़ रही है वो आपकी महंगाई दौड़ रही है। तो उसके लिए जो अर्निंग होती है, जो अमाउंट हमें इंडिया के अंदर मिलता है, वो क्या बहुत कम होता है कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज़। फॉरेन कंट्रीज़ अच्छा क्या करती हैं, ऑफ़र करती हैं, जो हमारी एनुअल इनकम होती है बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ़र करती हैं। इसीलिए क्या करती हैं, कितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो क्या आउट ऑफ द कंट्री वर्क कर रहे हैं। यही मेन रीज़न है। यहाँ अगर उतना अगर ऑफ़र करें तो कौन चाहेगा अपना देश छोड़ के जाना, है ना? ये भी एक पॉइंट बनता है। जब यहाँ इतनी बेरोज़गारी है कि इंजीनियर ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ और हो नहीं सकती। लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं भी इस बेरोज़गारी को बहुत अच्छे तरीके से फेस करती हूँ। खैर, सबको इसी पॉइंट से गुजरना है, इसी सिचुएशन से गुजरना है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आगे जाकर बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। खैर, यही नारा लगाओ, हम होंगे कामयाब, है ना? बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है और सबको ही लगता है। ये जनरल पर्सपेक्टिव है, सभी का है, सभी को हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा बीच बीच में थोड़ा लाइट माहौल करने के लिए मैं आपको जोक्स, थोड़ा फनी चीज़ें बोल देती हूँ, है ना? तो अब है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन दोनों चीज़ें अगर मैं कहूँ तो इंटर रिलेटेड भी हैं और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। जैसे कि हम पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं। रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही शी हैज़ बीन सेलेक्टेड। प्लेसमेंट क्या होता है, सेलेक्ट कर ली, जॉब ऑफर हो गई, आपने सेलेक्ट कर ली, अब आपको प्लेसमेंट दी जाएगी कि आप इस लेवल के लिए अपॉइंट किए गए हैं या फिर इस पोजीशन के लिए अपॉइंट किए गए हैं, है ना? ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है गेट टुगेदर वाला प्रोग्राम, जिसमें आपको क्या एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी जिसमें क्या जो सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या अपने सुपीरियर से, अपने सबऑर्डिनेट से क्या करवाया जाएगा, मिलवाया जाएगा, अपने कॉलीग से क्या थोड़ा सा उनको फैमिलियर कराया जाएगा उनके साथ, क्योंकि काम तो उनको उनके साथ ही आगे चल के करना है। तो क्या आपने प्लेसमेंट कर दी, अब क्या कर लेते हैं, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर लेते हैं, गेट टुगेदर भी बोल सकते हैं इसको, कि सब आपस में अपना जान लो भाई कौन क्या है, जिससे कि काम हमारा मेन मुद्दा ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि हमें अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना है थ्रू द एम्प्लॉयज़, कैसे भी हो, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट में सैलरी नहीं, सैलरी वो उतना ही देंगे जितना वो दे सकते हैं, है ना? उसमें सैलरी का कोई पॉइंट नहीं है, बस ये है कि छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे दिए, थोड़ा मोटिवेशन दे दिया, है ना, पार्टीज गैदर करवा दी, तो ये सारी चीज़ों से क्या एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ता है, काम करने की क्षमता, थोड़ा सा उनका मन लगता है काम करने में, अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, जिससे कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने क्या कर ली, सबसे पहला जो पॉइंट था फिर से लेके चलती हूँ, स्टाफिंग प्रोसेस, एस्टिमेटिंग कर ली हमने मैन पावर को कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, फिर क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, एक फॉर्म निकालेंगे भाई, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हमें इस स्किल की पर्सन की ज़रूरत है, जो इनको पूरी करता हो प्लीज़ आएँ और हमारे टेस्ट को दें। फिर उसके बाद क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस हो, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या जो जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको पूरी करते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, फिर टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। टेस्ट मैंने बता दिया आप, डिफरेंट तरीके के टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, फिर क्या होगा, आपका प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। जॉब ऑफर करने के बाद आप प्लेसमेंट हो गए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया, अब क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी
और आपका डेवलपमेंट होगा। जो स्किल में है, जिस जॉब में डालना है, आप ऐसा तो है नहीं स्किल आपने कर ली तो आप सर्वगुण संपन्न हो गए उसके लिए, नहीं। किसी भी काम को करने के लिए आप डिग्रीज या स्किल्स तो रखते हो या फिर एजुकेशन रखते हो उसकी, बट आपको उस काम को करने का तरीका नहीं पता है। प्रैक्टिकली आप थ्योरेटिकली तो सारी चीज़ें पढ़ी, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और जो आपकी स्किल्स हैं उनको और अच्छे से इम्प्रूव किया जाएगा, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसमें क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाएगा, है ना, किसके अंदर, परफॉर्मेंस अप्रेजल में। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। आपने अगर एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है, अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिया है, क्या 1-2 साल तक, 2-3 साल तक, क्योंकि प्राइवेट जॉब में बहुत जल्दी आप प्रमोशन नहीं कर सकती हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कॉरपोरेट बहुत इजी नहीं है। खैर इजी तो कोई भी जॉब नहीं है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, बट लोग पसंद ज़्यादा गवर्नमेंट को करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिक्स होती है, आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, है ना। पेंशन का भी एक फंडा होता है इसके अंदर, पेंशन मिलेगी इसलिए सरकारी। तो दोनों ही बेस्ट हैं। हालांकि जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो बहुत अच्छा अर्न करते हो आप, उस पर क्या, स्किल्स पे आपको वर्क करना होता है। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, बेस्ट करिए, आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो हमने पढ़ लिया प्रमोशन एंड करियर। आपने अच्छा 2-3 साल बहुत अच्छा काम किया या 1-2 साल के अंदर कुछ अलग ही चमत्कार कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा, आपका प्रमोशन हो, चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके प्रमोशन। कंपनसेशन, कंपनसेशन रिलेटेड टू द सैलरी। सैलरी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो सकती है। वेजेस, वेजेस और सैलरी में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। अकाउंटेंसी के अंदर आप पढ़ते हो तो वेजेस और सैलरी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। सैलरीज एक रेगुलर एम्प्लॉय को दी जाती है, बट वेजेस डे के हिसाब से दी जाती है ना। लेबर, अगर मैं देहात की भाषा में बोलूँ, जो मिस्त्री या फिर जो आपके घर काम करने आते हैं, उनके साथ एक लेबर आती है जिसे बेलदार बोलते हैं, उसको क्या सैलरी देते हो आप, नहीं, उसको देते हो आप वेजेस, यानी कि जो उसने काम किया एक दिन के हिसाब से वो दे दिया। परमानेंट कोई वर्कर नहीं है आपके यहाँ, है ना, तो उसको वेजेस दी जाती है ना। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो वो सोर्सेज होते हैं, 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के अंदर आता है ट्रांसफ़र और प्रमोशन। जैसे एक कोई कंपनी है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, है ना, जैसे कि टाटा की बहुत अलग अलग, जैसे कि जूडियो आते हैं कलेक्शन। गर्ल्स अगर देख रही हैं इस वीडियो को तो वो तो एकदम इम्प्रेस हो जाएंगी, बहुत खुश हो जाएंगी, जूडियो का नाम आया तो। टाटा का एक डिपार्टमेंट स्टोर ही बोलेंगे, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या क्या होते हैं। अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, एक ही तरह का स्टोर अलग होता है। बाटा का हो गया, जूडियो हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, ब्रांचेज होती हैं एक मेन स्टोर। तो जैसे कि आपके सिटीज़ में भी होंगी जहाँ से आप देख रहे हैं। आप कमेंट करिएगा आप कहाँ से हो, कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा आपके यहाँ कहाँ पे है जूडियो का स्टोर। तो क्या हो गया, जूडियो के अलग अलग स्टोर्स हो गए आपकी सिटी के अंदर, है ना, जहाँ आप रहते हो। तो ये क्या हो गए, एक जूडियो का, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आपकी जो आपका एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि आप जल्दी से कनेक्ट कर जाओ, राइट। तो इसमें क्या होता है, जैसे जूडियो का एक स्टोर है, दूसरा स्टोर शहर के किसी दूसरे पार्ट में है ना। तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसफ़र कर दिया एम्प्लॉयज़ का, किसी दूसरे ब्रांच को ज़रूरत थी किसी एम्प्लॉय की, तो उसने क्या किया, एक ने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया एक एम्प्लॉय को। तो ये क्या हो गया आपका रिक्रूटमेंट का इंटरनल सोर्स हो गया। मैंने बताया ना आपको सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 2 सोर्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल में ट्रांसफ़र आता है और प्रमोशन आता है। प्रमोशन कर दिया किसी एम्प्लॉय का, जैसे किसी की नीड थी, और जैसे कि आपको अगर मैं बात कहूँ तो कोई एम्प्लॉय है मिडिल लेवल डिपार्टमेंट का है, उसको क्या किया, नहीं, एक लो
लेवल डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है, उसने बहुत अच्छा काम किया बट उसका अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ। और जो मिडिल लेवल डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय की हमें नीड है तो वो क्या कर देंगे, हम उसको लो लेवल डिपार्टमेंट से उठा के प्रमोशन करके किस में ले आएंगे, मिडिल में, क्योंकि उसका वर्क बहुत अच्छा था और वो सारी जो हमें जो भी नीड थी उस पोजीशन के लिए वो पूरी करता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, प्रमोशन करा दिया या ट्रांसफ़र करा लो अपनी किसी ब्रांच से। तो ये दो सोर्स, ये इंटरनल सोर्सेज हैं। दो तरीके से हम रिक्रूट कर सकते हैं, इंटरनली एक ट्रांसफ़र और दूसरा आपका प्रमोशन। जो हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं वो कई सारे हैं, जैसे कि कैंपस रिक्रूटमेंट कर लिया आपने, कैंपस में क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो बहुत सारे आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर लिया, एक कंपनी से दूसरी जगह एक्सचेंज हुए एम्प्लॉयज़। ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कैसे हुआ, एक्सटर्नल ऐसे हुआ एक कंपनी अलग है दूसरी अलग है, उसने क्या किया आपस में बात की और अपने अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सचेंज कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया। एडवर्टाइजमेंट दे दिया आपने न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी चैनल पे दे दिया, आपके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म हैं आजकल। कौन कौन से आपके, सोशल मीडिया हो गया, इंस्टा हो गया आपका, फेसबुक हो गया, और जाने कितने सारे एप्लीकेशन हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। तो हमने पढ़ ली एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स कैसे होते हैं, कॉल करके आपको बुलाया जाए, है ना, ये क्या हो गए आपके कैजुअल कॉलर्स हो गए। नेक्स्ट और क्या क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल में, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आपने देखे हों कि एक होगा हेड होगा, वो अपने साथ पूरी एक टीम लेके आएगा, है ना, वो क्या करता है एज अ मिडिल मैन की तरह वर्क करता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। वो क्या अपनी लेबर को आपको प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइज एक पीरियड के लिए, फिर क्या वो वापस चले जाएगी, फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगी। तो ये हो गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या हो गया, किसी से डायरेक्ट कॉल किया एक ग्रुप से, या फिर जिस हमने बहुत सारे फॉर्म फिलअप करवाए उसमें क्या किया, हमें जो जो ठीक लगा हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है उसको हमने कॉल करके बुला लिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। और ट्रांसफ़र और प्रमोशन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में भी बता दिया। अब है हमारे ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड्स क्या क्या हैं, training which the trainee is kept under the guidance of master worker or an experienced guide for a prescribed time period which may vary from 2 to 5। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है कि एक एम्प्लॉय को एक सुपीरियर के अंडर वर्क करवाया जाएगा, वो क्या करेगा अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको गाइड करेगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है। ये कम से कम 2 से 5 साल के लिए चलता है ना। People who want to enter skilled trades, plumbers, electricians और आयरन वर्कर are required to undergo such training। जैसे इलेक्ट्रिशियंस हो गए आपके, प्लम्बर हो गए, आयरन वर्कर्स हो गए, तो इनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है ना। नेक्स्ट है आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग, प्रैक्टिस ट्रेनिंग ऑफ, जैसे कि सीए हो गया, इन केस ऑफ सीए स्टूडेंट क्या किया जाता है, इनकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग की जाती है। किसी सीए के अंडर क्या किया जाएगा, इनको गाइड किया जाएगा कि क्या किस तरीके की चीज़ें करनी है। इंटर्नशिप आपने देखा उन इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर कोई भी सैलरी पे नहीं की जाती है। इसमें क्या होता है आपका इस एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप सीखते हो, फ्रेश आइडियाज़, लेटेस्ट नॉलेज आपकी इंक्रीज होती है और आपको चांस मिलता है प्रैक्टिस करने का। यही होती है आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इसमें कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है। इसमें है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन के अंदर ये सारे मैं पढ़ा रही हूँ ऑन द जॉब मेथड। जॉब मेथड्स में कौन कौन से आते हैं ऑन द जॉब मेथड में, पहला मैंने बताया आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग और एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और एक है आपकी जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपने अपने एम्प्लॉयज़ को डाल दिया, कभी मार्केटिंग में डाला, कभी उसको डाला एचआर डिपार्टमेंट में डाला, कभी डाला आपने उसको एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग, लेबर, ये सारी डिपार्टमेंट में रोटेट कराते हैं जिससे
जिससे उसकी स्किल्स डेवलप होंगी और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो उस बिजनेस को लेके इंक्रीज होगी, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। कैसे? कभी क्या होता है, कोई एक मिसिंग होता है कोई एम्प्लॉय, तो क्या करोगे आप, उसको डाल के उसकी जगह पर उसको डाल दोगे उस पोजीशन पे, है ना, जिससे कि क्या होगा, आपका काम भी प्रॉपर चलता रहेगा और आपके काम में कोई भी क्या होगी, कोई भी गैप क्रिएट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कोचिंग। कोचिंग के अंदर क्या कर होता है, सुपीरियर गाइड करता है अपने ट्रेनी को एज अ कोच। जो सुपीरियर होता है अपने जो एम्प्लॉय होता है उसको गाइड करता है एज अ कोच। उसमें वो सिखाता है कैसे हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑन द जॉब मेथड सीख लिया, अब हम सीखेंगे ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड में होता है क्लासरूम, लेक्चर और कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या किया जाता है, आपको फॉर्मल क्लासेस होती हैं, रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, वो बनाने होते हैं, आपको दिखाने होते हैं। फिल्म्स, कॉन्फ्रेंस डिस्कशन इज वेरी इफेक्टिव मेथड इन सर्टेन केसेस। क्या होता है, फिल्म्स आपके क्या हो गए, आपके कॉन्फ्रेंस हो गए, डिस्कशंस हो गए जॉब्स को लेके, ये सारी चीज़ें होती है। केस स्टडी में क्या हो गया, आपको कोई एक केस दे दिया जाएगा, उसके बाद कोई रियल प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, ये सारी चीज़ें होगी। तो हमारा जो स्टाफिंग चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। मैं होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है अच्छे से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और ये क्लास मैं होप करती हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। बहुत एंटरटेनमेंट के साथ धीरे धीरे हमने सारी चीज़ों को सीखा है। ठीक है, तो ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास आएगी इसके नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।